उसके बाद बाल्बिया नहीं फॉर्म होता है ना? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, देखो जो फास्फेल क्रोमोमियर्स जो थे ना, वो वही Yes. पॉइंट है जिन पॉइंट पे क्रोम ये आकर के इस तरह से यहाँ पर ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए का पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है। अब सिंपल सी बात है, जब इसी पॉइंट में है ना, यहाँ पे ही रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा तो ये बड़े हो जाएंगे। अब जब ये बड़े हो जाएंगे तो यही पफ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। और जब ये पफ पे कन्वर्ट हो जाएंगे तो बैंड्स की तरह दिखाई देने लगेंगे, विजिबल होने लगेंगे। क्लियर है? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। वेर इज मैत्री एंड ऑल दैट? बाकी सब लोग नहीं आए भाई, आज लेट कर रहे हैं बाकी लोग। चलिए तो स्टार्ट करिए, है ना। और हेडिंग डालेंगे सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल में कुछ सिर्फ समझाया था, कुछ भी लिखवाया नहीं था ना? नहीं सर, नहीं लिखा सर। तो सेल साइकिल हेडिंग डालिए, है ना। नोट करेंगे। सेल साइकिल includes M phase, during which cell cycle include M phase, during which cell divide and interphase is the time period during which cell prepare itself। सर आपने क्या पढ़ा दिया? कुछ नहीं पढ़ाया, बस अभी स्टार्ट किया है। सेल साइकिल डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। एंड सेल साइकिल कर दीजिए सर। हाँ, जस्ट अभी लिखवाना शुरू किया है, कुछ नहीं ये पढ़ाया सर तो अभी। क्वेश्चन शुरू कर दीजिए, मतलब पहले पॉइंट से शुरू से। ठीक है, सेल साइकिल डेफिनेशन लिखो, सेल साइकिल हेडिंग डालो जल्दी से। सेल साइकिल इंक्लूड्स M phase during which cell divide into daughter cell and सर ड्यूरिंग विच क्या है? हाँ, ड्यूरिंग विच क्या है? during which cell divide into daughter cell and interphase is the time period between two consecutive सर आपने and टाइम पीरियड सेल प्रिपेयर इटसेल्फ कहा था। हाँ, अरे अब वही होता है ना कि मैं यार खास फेल नोट से नहीं बोलता हूँ यार, ठीक है। यस सर, तो लैंग्वेज तुम ये मानो कि अगर तुम मुझसे रिपीट करवाओगे, इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, रिपीट करवाओगे तो लैंग्वेज हर बार चेंज होगी, ठीक है ना। एंड द सर आपने इंटरफेस क्या बोला सर? पीरियड के बाद टाइम पीरियड। interface is the time period during which cell prepare itself for next division between two consecutive division. Next,
तो एम फेज और इंटरफेज सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। कुछ फैक्चुअल चीज है ना। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग coined term mitosis. Fleming coined term mitosis. ठीक है। And Farmer and Murray they given term meiosis. ठीक है। यस सर। एक और पॉइंट लिखेंगे, नोट। देखो नोट, Yes, sir. नोट लिखो। The phases of cell cycle are controlled by proteins cycling. And cyclin dependent kinases, protein kinases. Cyclin dependent protein kinases. CDK मैं बता ही चुका हूं आपको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। CDK याद है ना? CDK सर एक बार ये पॉइंट रिपीट कर दो स्टार्टिंग से। ठीक है भाई। phases of cell cycle are controlled by protein cyclin and cyclin dependent protein kinases. CDK फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे प्रोटीन काइनेजेस are enzyme that phosphorylate protein using ATP. Can you tell me what is phosphorylation? Addition of phosphorus. Yes, sir. Addition of phosphorus. Phosphorus. हाँ क्या? Sir, addition of phosphorus. Mitochondria to ADP. Addition of phosphorus in mitochondria to ATP. नहीं समझ में आया मुझे क्या कह रहे हो। आमना कौन वाला पॉइंट रिपीट करना है? कौन वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है आमना? फर्स्ट पॉइंट दोनों फेजेस सब सर दोनों फेजेस एक्सप्लेन कर दीजिएगा कल मैं आएंगे। ये वाला अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। चलो ए खास पे तुम बताओ फास्फोराइलेशन क्या था? जल्दी बताओ। Sir, addition of phosphorus to ADP in Very good. mitochondria. अरे धीरे धीरे यार, ADP से फास्फोर जुड़ करके ATP का बनना, that is called phosphorylation. ठीक है, this reaction is called phosphorylation. हाँ तो मैं ये बता रहा था, आमना समझो
जितनी भी साइकिल होती हैं, जैसे कि इंटरफेज हो गया, उसमें G1 हमने पढ़ा, S पढ़ा, G2 पढ़ा, फिर हम पढ़ते हैं माइटोसिस या म्यूसिस जो होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, इन सबको कंट्रोल करना सीक्वेंस में किसका काम है? तो ये दो प्रोटीन कंट्रोल करती हैं, एक तो साइक्लिन प्रोटीन होती है, दूसरी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, CDK। यहाँ पे प्रोटीन काइनेजेस का काम क्या होता है? ये प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करती हैं यूजिंग ATP। तो नॉर्मली क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है ATP से ADP का बनना, लेकिन यहां पर क्या होता है, फॉस्फोराइलेट प्रोटीन यहां पर ATP को नहीं, यहां पे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर रही है। तो प्रोटीन में फॉस्फेट जुड़ जाएगा, है ना, जिससे जो प्रोटीन बनेगी दैट विल बी फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन। अब उसने कहा कि ATP का यूज होता है, तो अब ये फॉस्फेट आया कहां से? ये फॉस्फेट ऐसे आया, ATP थी, अब ATP का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा, यहां प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना। तो ATP टूटेगी किसमें? ADP और प्लस PI, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर के ये यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा, है ना, और ADP से ATP बनने में एनर्जी भी रिलीज होगी। तो इस प्रोसेस को कंट्रोल, इस रिएक्शन को जो कंट्रोल करने का काम करता है, ये काम करता है प्रोटीन काइनेज। समझ आया भाई लोगों? आमना क्लियर है? यस सर समझ में आ गया, लेकिन सर मैंने वो वाला पॉइंट पूछा था, इंटरफेस एक्सप्लेन करने को बोल रहे। कौन वाला? सर इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस देखो, मैंने ये बताया था इंटरफेस क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि ये एक सेल साइकिल है। इस सेल साइकिल का जो 1/10 टाइम होता है वो डिवीजन में लगता है। तो अगर कोई सेल डिवाइड होती है 24 घंटे में, तो मतलब 24, जैसे हमारी स्किन की सेल डिवाइड होती है ना, तो जैसे कोई सेल, फॉर एग्जांपल कोई भी सेल ले लो, अभी बात नहीं करते किसी पर्टिकुलर सेल एग्जांपल की, अभी कोई सेल डिवाइड होती है 24 घंटे में, तो 24 घंटे का जो 10% है, मतलब 2.4%, 2.4 आवर टाइम लगेगा सेल को डिवाइड करने में। बाकी का जो टाइम पीरियड है ना, वो बाकी के टाइम पीरियड में सेल क्या करती है? बाकी के टाइम पीरियड में सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करती है। कैसे? अब भाई 1 से 2 होना है तो पूरे सेल ऑर्गेनेल डबल होने चाहिए, न्यूक्लियस 2 बन जानी चाहिए, DNA का कंटेंट डबल हो जाना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म डबल हो जाना चाहिए। ये सब प्रोसेस क्या होती है? अगले डिवीजन के लिए होती है, प्रिपेयर करना सेल को। ये जो पूरा ये यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस डिवाइड 2 डिवीजन के बीच का टाइम है, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एम फेज कहते हैं। क्लियर है? यस सर, फिर थैंक यू फर्दर सर। हम एंटर, हाँ वेलकम। हाँ सर आप ये वाला पॉइंट दिखाओगे ना, ये क्या कहते कन्वर्जन वाला, क्या कहते हैं प्रोटीन का फॉस्फोरेटेड प्रोटीन में? नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, तो लिखवा दिया ना मैंने, ऊपर लिखवाया नहीं सर ये सर अच्छा, फॉस्फोराइलेशन लिखवा दूं, ये कहना चाहती हो? लिखवा दूं? हाँ सर यही है। ठीक है, नोट करो। फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन, अलग से लिखना, ब्रैकेट में लिखा करो फिर अलग से, है ना, क्योंकि ऐसे स्कूल में ना लिखाना। Phosphorylation is the process of addition of phosphate group. Addition of phosphate group. In this above process, ATP breaks down. In this above process, ATP breaks down into ADP. In this above process, ATP breaks down into ADP, and ATP breaks down into ADP and gives inorganic phosphate to protein. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटरफेस। सर हाँ सर बोलो। वो फॉस्फोराइलेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना? फॉस्फोराइलेशन कैसे? एंडोथर्मिक। हाँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, एनर्जी देखो ना कंज्यूम हो रही। तो फिर अगर यहाँ पर
एटीपी वापस ब्रेक कर रहा है तो फिर नहीं ये बेटा, ये देखो, एनर्जी ना ना ना, ये देखो फॉस्फोराइलेशन तो इस प्रोटीन का हो रहा है ना, इसका। नहीं सर हाँ। वो प्रोटीन के लिए एटीपी तो ब्रेक हो रहा है ना। हाँ, तो वो तो सब्सिडियरी होगा ना। एक्चुअली वो एनर्जी कंज्यूम करने के लिए नहीं, फॉस्फेट लेने के लिए ब्रेक होना पड़ेगा, वरना फॉस्फेट आएगा कहां से? तो अचानक ये स्टेबल कंपाउंड अचानक ब्रेक हो जाएगा खुद ब खुद। हाँ, ये ऊपर वाला जो फॉस्फोराइलेटेड होगा, कि प्रोटीन स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं सर, ये एटीपी को इंड्यूस करता है कोई ब्रेक करने एटीपी तो एटीपी में ब्रेक होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। समझे? नहीं समझ पा रहे? नहीं सर, वो क्यों करेगा, वो खुद स्टेबल है ना। नहीं सर, वो ना, यहाँ पर देखो, खुद ही स्टेबल है तो फिर उस ना, यहाँ पे एंजाइम भी यूज होगा ना, एंजाइम भी तो यूज अच्छा होते हैं। एंजाइम की वजह से ब्रेक होगा। एटीपी एज एंजाइम होगा ना, एटीपी एज, बिना इस एंजाइम के ब्रेक हो ही नहीं सकता है, ये तो स्टेबल मॉलिक्यूल है ना। ये बिना Yes, इसके हाँ, ये बिना इसके नहीं मिलता। हमेशा जहां पे भी यूज होगा ना, तो वहां पे एटीपी एज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट में सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 फेज, है ना। तो पहली फेज हमारी क्या थी? इंटरफेज। तो हेडिंग डाली इंटरफेज। अब इंटरफेज मैंने आपको फर्दर बताई थी, है ना। तो नोट करेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड intermitosis. It is also called intermitosis. Cell grow in size in this phase. Cell grow in size in this phase and becomes cell grow in size in this phase and becomes almost double. Cell grow in size in this phase and almost becomes double. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इंटरफेस ऑक्यूपाई। Sir, please repeat this point. Cell grow in size and become almost double in size. Next point, interface occupy almost 75% to 95%. Interface occupy almost 75% to 95% of total time period. इसके नीचे लिखेंगे नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना के। ह्यूमन नर्व सेल मैंने आपको कल बताया भी था। ह्यूमन नर्व सेल do not divide after birth. आपने क्या बोला है? पॉइंट रिपीट कर लीजिए प्लीज। Human nerve cell do not divide after birth. It always remains into interface
it always remains into interphase in throughout life of a person. सर इंटरफेस के बाद Throughout life of a person. तो मैंने आपको कल ही बताया था कि नर्व सेल इंटरफेस में फंस जाती है और जिंदगी भर नर्व सेल इंटरफेस में ही रहती है, उससे कभी बाहर नहीं आती है। ठीक है, सर थ्रूआउट लाइफ ऑफ अभी अब मतलब ये है कि अब मेरे अंदर जितने न्यूरॉन्स है ना, मेरी पूरी जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक न्यूरॉन मेरा नर्व सेल जब या मैं या मेरे नर्व सेल जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मेरी न्यूरॉन्स इंटरफेस में ही रहेंगे। सर आपने मैं सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है। थ्रू आउट लाइफ ऑफ अ पर्सन, थ्रू आउट लाइफ ऑफ अ पर्सन। सर हाँ कल सर आपने कहा था कि वो ये जो जीनोट फेज में चले जाते हैं वो भी वापस डिवीजन फेज में आ सकते हैं क्या? वो आ जाते हैं, वो आ सकते हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन ये नर्व खेल के केस में नहीं होगा। सर तो ये जी नॉट फेज में नहीं होता। ये जीनोट फेज में होता है लेकिन ये दोबारा से साइकिल में एंटर कर नहीं सकती, इसीलिए तो हमने ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे, नोट डाउन, ये एक्सेप्शन है। बाकी सब एंटर कर सकते हैं दोबारा से। बाकियों में देखो, मैं अगर सिंपली बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी नर्व सेल में रीडिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन पॉसिबल है ही नहीं। बाकी सभी सेल में रीडिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ठीक है, अब क्लियर यस है? ठीक है, यस नोट करेंगे। इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. Interface divided into 3 phases: G1, S and G2. G1 phase पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिएगा। G1 phase सर एक मिनट, सर ये वाला पॉइंट रिपीट कीजिए। इनटू 3 phases: G1, S and G2. अच्छा ओके सर। G1 phase, it is longest phase. It is longest phase. It is longest phase of interphase. Next point. Cell remains. सर एक मिनट, सर ये वाला पॉइंट रिपीट कीजिए प्लीज। It is longest phase in interphase. Next point. Cell remains metabolically. Cell remains metabolically active. Next, RNA and protein, RNA and protein, RNA and protein are synthesized. RNA and protein are synthesized. Number of organelle increases. Number of organelle increases. सर मेटाबॉलिकली एक्टिव के बाद क्या बोला? RNA and protein are synthesized. Next, organelle increases. Organelle increases in number. Next point. A large number of nucleotide
amino acid and क्या a large number of nucleotide. सर हाँ वो न्यूक्लियोटाइड आप समझा दो दीजिए हाँ प्लीज। तेज बोलो भाई, तेज तेज खास पहले। न्यूक्लियोटाइड समझा दीजिए सर। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं खास फेल? डीएनए, अ सिंगल डीएनए इज मेड अप ऑफ 10 न्यूक्लियोटाइड। तो एक डीएनए जब होता है, सपोज दैट दिस इज सिंगल डीएनए, तो डीएनए के बीच में ये इस तरह के जो ये स्पोक लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए, डंडे जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, इनको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो एक डीएनए जो होता है वो 10 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। 10 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से मिलकर बना है? ये 3 चीज से मिलकर बना है। पेंटोज शुगर, अभी बताऊंगा उसमें, हालांकि क्या बोलते हैं बायोमोलिक्यूल, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन सही बेस। लिखना है। ये तीनों चीजें मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती हैं। और ऐसे 10 न्यूक्लियोटाइड के पेयर, नॉट नॉट 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर ये मिलकर के एक डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सर मतलब डीएनए को न्यूक्लियोटाइड को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए कह सकते हैं? राइट राइट, न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, कह नहीं सकते, बिल्कुल है ही, न्यूक्लियोटाइड इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, ओके सर। तो डीएनए के बनने के लिए रॉ मटेरियल तैयार होता है जीवन फेज में। ठीक है, ओके, अभी और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा बायोमोलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड के बारे में। नोट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड and histone protein, and histone protein is synthesized, and histone protein is synthesized. Next point, duration of G1 phase is variable, सेल टू सेल वेरी करता है, वेरिएबल। ठीक है सर ड्यूरेशन ऑफ G1 फेज इज वेरिएबल, यही है ना पॉइंट? वेरिएबल, हाँ ठीक है। अब देखो यहां पर सेल के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। तो G1 फेज हैव 3 ऑप्शन, G1 फेज हैव 3 ऑप्शन, है ना। G1 फेज के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला उसका ऑप्शन क्या होता है? तो कंटिन्यू इनटू सेल साइकिल, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ? कंटिन्यू टू डिवाइड। तो पहला ऑप्शन ये हो गया कि दोबारा से सेल साइकिल में एंटर कर गई और डिवाइड करने लगी। दूसरा ऑप्शन भाई इसके पास क्या होता है? स्टॉप सेल साइकिल, है ना, एंड एंटर इनटू G0 फेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो गया। तो G1 फेज के बाद क्या, G1 फेज में ही क्या हुआ, जैसे सेल डिवाइड होकर G1 फेज में एंटर की तो डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको हम G0 फेज कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हो गया। और तीसरा ऑप्शन क्या है? जैसा कि इसके साथ में हुआ, किसके साथ में? ये न्यूरॉन्स के साथ में, दे गेट अरेस्टेड, गेट मतलब पॉज लग गया, गेट अरेस्टेड इनटू G1 फेज, है ना। G1 फेज में गेट अरेस्ट हो गई। ठीक है, G0 फेज में जो सेल्स हैं, ये सेल, तो नीचे वाला क्या है? ये मैंने केस बताया था आपको न्यूरॉन्स वाला। ये G0 फेज में जो सेल्स हैं जो डिफरेंशिएट हो गई हैं, ये दोबारा से सेल साइकिल में रीएंटर कर सकती है। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एस फेज। तो G1 फेज वाज ग्रोथ 1 फेज और एस फेज को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज, है ना। तो इसको बोलते हैं, नोट करेंगे, सिंथेटिक फेज।
सिंथेटिक फेज, इसमें कुछ बनता है तो नोट करेंगे। इन एस फेज क्रोमोसोम रेप्लिकेट, डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम रेप्लिकेट, सर क्रोमोसोम के हमने पहले क्या बोला? क्रोमोसोम रेप्लिकेट, डबल हो जाते हैं, रेप्लिकेट। सर आप रिपीट कर दीजिए। इन एस फेज, ये लिखा हुआ है ना मैंने, इन एस फेज क्रोमोसोम रेप्लिकेट। नेक्स्ट, DNA content becomes double. DNA content becomes double. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू chromatids are formed. New chromatids are formed. It is also called invisible phase. It is also called invisible phase. ठीक है, थर्ड G2 phase, growth 2 phase. नोट करेंगे, synthesis of DNA stop. Synthesis of DNA stop. Synthesis of DNA stop. Next point, formation of RNA and protein. Formation of RNA and protein continue. Formation of RNA and protein. यस सर। सर ये Continue. RNA एंड प्रोटीन G2 फेज में स्टॉप हो जाता है? नहीं, डीएनए स्टॉप हो जाता है, डीएनए एस फेज में सिंथेसिस। से, एस फेज में, एस हाँ, फेज में। उसके बाद तो फिर सिंथेसिस फेज में ना यहाँ तो बनता रहता है ना। देखो समझो बात को, अगर प्रोटीन बन रही है कहीं पे, है ना, तो प्रोटीन DNA बनने के लिए यहाँ पे प्रोटीन बनती रहती है, तो प्रोटीन बनने के लिए तो आरएनए बनना जरूरी है ही। मतलब एस फेज में आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, मतलब आरएनए बनना होता है, डीएनए भी बनना होता है, प्रोटीन भी बन रही होती है, और वो कंटिन्यू रहती है G2 फेज में। यहाँ पे भी बन रही होती है और यहाँ पे भी बन रही होती है, लेकिन अच्छा, यहाँ okay, और यहाँ में डिफरेंस क्या है? डीएनए, है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। एस फेज को इनविजिबल फेजेस। कंटिन्यू की बात क्या बोला? फॉर कंटिन्यू ही बोला और कुछ नहीं बोला। सर आपने बोला फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू। हाँ बस, सर बस कंटिन्यू। हाँ, हम द इनविजिबल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं बनती है जिसको विजिबली देखा जा सके माइक्रोस्कोप से, इसलिए बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू। हाँ वेलकम बेटा। ठीक है, अब हाँ कंटिन्यू रहता है। ओके ठीक, ये तो हो गई G2 फेज, है ना, और कोई रिमार्केबल चेंज नहीं होता है। अब एक चीज जो मैंने आपको बताया था, चेक पॉइंट्स, है ना, ठीक है, और सेकेंड फेज पहले ये लिख लो। तो 3 फेजेस हो गए इंटरफेज की, लिखो माइटोटिक फेज और एम फेज। फिर चेक पॉइंट बताता हूं, माइटोटिक फेज और एम फेज।
mitotic phase or M phase. This is the phase where actual division takes place. This is the phase where actual division takes place. Next point. In this phase, separation of duplicated component take place. Separation of duplicated component takes place. It consists of karyokinesis, that is division of nucleus, and cytokinesis, that is division of protoplasm. ठीक है? So cytokinesis के बाद division of प्रोटोप्लास्ट. नेक्स्ट है G नॉट फेज. G नॉट फेज को क्विसेंट फेज भी बोलते हैं. QUIESCENT क्विसेंट फेज. तो इसको हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं. In this phase, the cell remains metabolically active, they do not grow or differentiate, सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. in this phase they do not grow or differentiate. The cells function as जो क्विसेंट फेज में सेल्स रहती हैं, the cells function as reserve cell, which can join cell cycle at any time. choose कर दीजिए second वाला. The cells function as reserve cell which can join cell cycle at any time. Okay. Next one last point. Most of cells leave G1 phase in midway. Most of cell leave G1 phase in midway and assume
a particular and assume a particular function and shape which is called differentiation. सब पर्टिकुलर के बाद क्या था? Particular function and shape. मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब होता है आमना, मतलब ये इनके अंदर जो मतलब ये डोरमेंट कंडीशन में रहेंगी, मतलब जैसे कुछ सीक्रेशन कर रही हैं, है ना, कुछ पर्टिकुलर पार्ट को सीक्रेट कर रही हैं, डाइजेस्ट कर रही हैं, ब्रेक कर रही हैं, तो इनका कुछ ना कुछ काम होगा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी। तो मेटाबॉल इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो चलती रहती हैं और फास्ट चलती हैं, ऐसा नहीं कि स्लो रिएक्शन चलती है। हाँ सर आपने बोला which is called particular function and shape which is called, which is called differentiation. अच्छा सर आप रीडिफरेंशिएशन मतलब लिखाओगे कि मैं अलग से लिख लूं, बस याद कर लूं। रुको मैं अभी समझो बात को, पहले नोट करो, कोई चीज मिस ना होने पाए, पहले नोट करेंगे। चेक पॉइंट्स, there are 2 checkpoints in cell cycle. Checkpoints are those points where cell recheck that if the cell check that if the cell is ready to go, if the cell is ready to go in next phase or not. Next point, the first checkpoint is G1S, where CDK checks that cell is ready to enter S phase or not. Full stop. Next point, the second checkpoint is G2S, G2M, sorry. The second checkpoint is G2M, where CDK check that cell is ready to divide, or not. ठीक है भाई, अब देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर अनडिफरेंशिएटेड सेल को, कोई सेल है उसको पर्टिकुलर शेप और फंक्शन असाइन कर दिया गया है, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर
अब क्या हुआ, स्टॉप डिवाइडिंग, तो सेल स्टॉप डिवाइडिंग, तो किसी पर्टिकुलर सेल को कोई फंक्शन दे देना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब क्या हुआ, दोबारा से सेल को जरूरत है सेल साइकिल में एंटर करने की, ठीक है, अगेन एंटर इन डिवीजन साइकिल। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट डी डिफरेंशिएशन। अब क्या हुआ, सेल फिर से डिवीजन वाली साइकिल में एंटर कर दी गई। अब जिस सेल का डी डिफरेंशिएशन होता है, दिस सेल अगेन डिवाइड, दिस सेल अगेन divide and again assigned particular function and shape, इसे हम बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। समझ आ गया भाई? यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट है माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझेंगे, व्हाट इज ए माइटोसिस, नॉट अ माइटोसिस। व्हाट इज अ माइटोसिस, क्या बोलेंगे? बोलो भाई। वो बाइनरी फिशन की तरह आपने पहले कहा था। हाँ, बाइनरी फिजन की तरह है ना, नोट करेंगे। लाइक प्रोकैरियोट्स एंड सर क्या प्रोकैरियोट्स एंड सम सही अमाइटोसिस में लिखना है। अमाइटोसिस में लिखना है। प्रोकैरियोट जैसे मैंने बैक्टीरिया में पढ़ाया था, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट एंड सम यूकैरियोट like amoeba, paramecium, divide directly So like prokaryotes. prokaryote and some eukaryotes like amoeba, paramecium, they divide directly without following the steps of cell cycle. This is called amitosis. This is called amitosis. ठीक है, अब आ जाते हैं माइटोसिस। देखिए व्हाट इज माइटोसिस। आपने दिस इज कॉल्ड के बाद क्या कहा? अमाइटोसिस भाई, दिस इज कॉल्ड अमाइटोसिस। सर अमाइटोसिस के बाद जो आपने समझाया सर वो लाइन नहीं, इसके बाद कुछ नहीं समझाया भाई, इसके बाद हेडिंग डलवाया माइटोसिस। अच्छा आपने माइटोसिस बोला। तुम कहाँ हो मैत्री, ये बताओ पहले, वेयर आर यू लॉस्ट? सर यहीं पर
अरे सर सुबह से क्लासेस होती है ना, इसलिए सर आज पीटीएम भी था। अच्छा पीटीएम में था, फिर डांटे वाटे गए? डांट पड़ी नहीं पड़ी? सर मैं गई नहीं। अच्छा नहीं गए पीटीएम में, मम्मी सर पापा नहीं मैं नहीं जाते? गई, लेकिन मम्मी पापा गए थे। अच्छा तो मैं वही तो बोल रहा था। सर तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, सर मैंने पूछा भी नहीं क्या हुआ। अच्छा पूछा नहीं। देखो ये है दिस इज माइटोसिस, है ना, समझिएगा बात को। अब माइटोसिस को हम कई सारे फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी इंटरफेज होती है। इंटरफेज में एक चेक पॉइंट होता है, वो चेक करता है, तो ये इंटरफेज सेल है ना। और जो सेल इंटरफेज में होगी G2 में, वही तो डिवाइड करेगी आगे, माइटोसिस एम फेज में एंटर करेगी, है ना। अब यहाँ पर ये जो दिए हैं, मैं थोड़ा सा इनको बड़ा करके लिख देता हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है ना। तो इनको, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं, वी कॉल देम सेंट्रोसोम, है ना, सेंट्रोसोम, इनको हम सेंट्रोसोम्स बोलते हैं, है ना। ये जो सेंट्रोसोम है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, इसको हमने सेंट्रोसोम बोला, इस स्ट्रक्चर को हमने सेंट्रोसोम बोला। इसके अंदर आपको ये दो इस तरह से टी शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह से, और दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से 90 डिग्री पे दिखाई दे रहे होंगे, टी शेप। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, इन स्ट्रक्चर्स को हम सेंट्रियोल कहते हैं, दे आर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो से बनाना तो नहीं है ना भैया, इसको बनाना पड़ेगा, इससे नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो बनाना है सर? 6 पूरे 6? हाँ तब और क्या। और उसमें तो मियोसिस में तो 6 नहीं, करीब 12-14 होंगे, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये तो मिनिमम है। ये हो गया न्यूक्लियोलस, है ना, वो बता ही चुका हूँ। न्यूक्लियर एनवेलप बता ही चुका हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, और हाँ ये डायग्राम बेटा बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। क्रोमेटिन, ठीक है। अब ये क्या है, सब पहले समझ लो मेरी बात को। अब क्या है, जब सबसे पहले प्रोफेज आती है, तो प्रोफेज में ये जो आपके सेंट्रोसोम है, ये ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देते हैं, एक इधर और एक इधर, दोनों ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर देते हैं। और ये बीच में, दोनों के बीच में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम स्पिंडल फॉर्मेशन, इनको हम स्पिंडल फॉर्मेशन कहते हैं, स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। उसके बाद ये मेटाफेज, तो मेटाफेज के पहले के, मेटाफेज को हमने दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है ना, प्रो मेटाफेज और मेटाफेज, है ना। तो प्रो मेटाफेज मतलब प्रोफेज और मेटाफेज के बीच की स्टेज है प्रो मेटाफेज, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, अब आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ, ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप था, ये देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद है ना, ये, है ना। तो न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने, डिजनरेट होने लगता है, न्यूक्लियर एनवेलप डिजनरेट। तो जब डिजनरेट हो जाएगा, तो भाई न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों मिक्स हो जाएंगे, है ना। न्यूक्लियर एनवेलप अलग हट गया। अब यहां पर देखो, काइनेटोकोर से, ये काइनेटोकोर है, तो कल मैंने बनाया था काइनेटोकोर क्या होता है। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर चिपक जाते हैं, है ना। तो काइनेटोकोर से देखिए स्पिंडल फाइबर चिपक गए। अब क्या होता है, मेटाफेज। मेटाफेज में एक खास बात होती है, हाँ सर ये सेकंड थर्ड समझ नहीं आया। चलो फिर से समझो इसको ध्यान से, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझना ही पड़ेगा। देखिए ये पूरी सेल ही पिंक वाली, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रही है ना, और ये ऊपर सेंट्रोसोम हो गए। अब क्या होता है, जब सेल पहले प्रोफेज में आती है, तो देखो यहाँ पे सेंट्रोसोम एक ही है, सेंट्रोसोम ब्रिज से ब्रेक होता है और ये दोनों ऑपोजिट पोल पे इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो पहले इनका मूवमेंट शुरू होता है,
मूवमेंट के साथ में इनके बीच में दोनों को कनेक्ट करने वाले थ्रेड हैं, इनको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर किस चीज के बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ ए टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम थे ये मोटे होने लगते हैं, इनको हम क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं, ठीक है, तो सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होने लगता है। अब क्या होता है, अब देखो यहां पर ये जो आपके स्पिंडल फाइबर ये है सेंट्रोसोम, ये अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो प्रोमेटाफेज में क्या होता है, ये सेंट्रोसोम रीचेस एट पोल्स, ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। दूसरा आप ये देखो, ये व्हाइट कलर वाला न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया, तो न्यूक्लियर एनवेलप डिजेनरेट, ये न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है, तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म था और बाहर का प्रोटोप्लाज्म दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। प्लस अब देखो यहां पर क्या है, ये जो क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर है, कल मैंने बताया था ना काइनेटोकोर, याद आया? इस क्रोमोसोम के जो काइनेटोकोर हैं उनसे जाकर के स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, है ना। ये स्पिंडल हो गए और ये बीच में काइनेटोकोर हो गया, तो काइनेटोकोर से स्पिंडल अटैच होते हैं। मैं लिख देता हूं, स्पिंडल अटैच विद काइनेटोकोर, है ना। अब देखो यहां पर जब मेटाफेज आती है, नेक्स्ट फेज आ गई मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, सब क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे, है ना। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, तो इक्वेटोरियल प्लेन का फॉर्मेशन होता है। हम इन जनरल इसी फेज में क्रोमोसोम को देख पाते हैं। तो मेटाफेज में जब क्रोमोसोम सबसे ज्यादा थिक हो जाते हैं और इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं, हम तभी माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, वहां के स्टेज में क्रोमोसोम नहीं दिखाई देते, ठीक है। अब देखो उसके आगे आ जाते हैं, अब क्या होता है सर हाँ, तो फिर उन पहले वाले फेजेस में क्रोमोसोम वैसे है बोल के कैसे पता चला? ये तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा करके बिना देखे इसके बेसिस पे ट्रैक करके हम लोगों ने इसको बताया कि ऐसे ऐसे होता होगा। अच्छा, ये गलत भी हो सकता है ना सर? गलत नहीं हो सकता खास में, बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम देखो कि हम मतलब सैकड़ों दसियों साल से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि फ्यूजन होता है और हीलियम हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है, सन का टेम्परेचर ऐसा होगा वैसा होगा, और सब कुछ वैसा निकला कि नहीं निकला, है कि नहीं? निकला सर। हाँ बिल्कुल वैसा निकला ना। तो जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, खास पे हम जो आज की डेट पे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इतना प्रेसाइज पता लगा लेते हैं ना कि हमारी एक्यूरेसी 99.9% सही होती है। अच्छा ओके सर। हाँ। सर हमको लेकिन डिस्कवरी के बाद पता चला ना, हमने पहले अजम्पशन थोड़ी ना किया था। ओहो, पहले अजम्पशन किया हुआ था। सर सन का नहीं, सन को छोड़ा, सन यस तो सर, सामने तभी दूसरे प्लेनेट में कौन से एलिमेंट्स देखो होते हैं वो भी सुनो पता चल जाता है ना। सुनो, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका भाई साहब जो बर्थ हुआ था वो किस सेंचुरी में हुआ था? 1900 में तो बेचारे मर गए। 18th सेंचुरी में उनका बर्थ हुआ था, और 18th सेंचुरी में जब मियोसिस माइटोसिस टर्म एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे, तो उन्होंने मेंडल ने कहा था कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर गेट्स सेपरेटेड। सो वो फैक्टर क्या थे? क्रोमोसोम थे। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के बेस, मेंडल को नहीं पता था कि क्रोमोसोम किस बला का नाम है, ये जीन्स किस बला का नाम है, डीएनए ना जीन्स खोजा गया था, ना डीएनए खोजा गया था, ना क्रोमोसोम खोजा गया था, तब भी मेंडल ने बता दिया था कि ऐसा हुआ होता होगा। और मेंडल ना तो माइक्रोस्कोप था मेंडल के पास देखने के लिए, ही वाज ए मैथमेटिशियन, और उसने कैलकुलेशन के बेसिस बता दिया। वो छोड़िए भाई साहब, वो छोड़िए। तो जीसस क्राइस्ट के सर लेकिन ऐसे तो बहुत सारे तुक्के भी लगे हैं सर, मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था सर, उसमें जर्मेनियम और ये सब का ना उसने पहले से अजम्पशन किया था, लेकिन उसको बाद में बिल्कुल। सो दैट इज नॉट assumption, एक्चुअली दैट इज कैलकुलेशन। जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2000 साल पहले, सुनो, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 2000 साल पहले, जब एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, जब टेलीस्कोप नहीं था, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी
सूर्य के चक्कर लगाती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड 365 डेज एंड 4 आवर में लगाती है। ठीक है, आप देखिए, आपने टेलीस्कोप खोज लिया, आपने सब कुछ खोज लिया और आप 3000 साल बाद बता पाए, प्रूव कर पाए कि वो सही कह रहा था। तो सोचिए किसी आदमी ने 3000 साल पहले कैलकुलेशन लिखी, उसने मैथ्स की पहली बुक लिखी लीलावती। आप सोचिए वो कॉन्सेप्ट बनाए और वो कॉन्सेप्ट आज तक जिंदा है। ठीक है, उनको आज आप प्रूव कर पा रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन साइंस में आप एक्यूरेटली बता सकते हो, ऑलमोस्ट नियर टू एक्यूरेसी आप बता सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग और व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। ठीक है, द सेम थिंग वी डू ओवर हियर एंड देयर आर नंबर ऑफ द कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन किसी ने खोजा है क्या? देखा है किसी ने आज तक? बोलो। नहीं सर, वही तो मैं बोल रही हूँ। एंड द कंप्लीट फिजिक्स इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक आपकी फेज है। ठीक है, सो सेम वे, तो ऐसे ही हमको ये दिखाई नहीं देता, आप ये मत समझिए, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे पता लगा लिया कि ऐसा ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। आप देखिए स्पिंडल गेट अटैच्ड ऑन काइनेटोकोर। अब ये क्या करते हैं, स्पिंडल अपोजिट पोल पे खींचते हैं। एना फेज में क्या होता है कि द क्रोमोसोम्स दे आर पुल्ड towards opposite pole, तो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो टीलोफेज होती है उसमें साइटोकाइनेसिस हो जाती है और साथ में क्या हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है? यस सर, अब बनाने दीजिए सर। हाँ, इसको बना डालो सर। वो नीचे ना वो विंडो आ रही है, प्लीज मूव दिस विंडो। यार। ये आई डोंट नो यार, ये पता क्या, ये लफड़ा इसका है। मेरे पास ऐसी कोई विंडो नहीं है, मतलब मैं अपना सिस्टम भी रिफ्रेश करता रहता हूँ। ये कुछ लफड़ा जूम का ही है यार, कोई भी विंडो नहीं है। रुको। हाँ, क्या कर रहे थे? दिक्कत क्या रहा है? हाँ, कुछ पूछ रहे थे? पूरे पे आ गई। रुको यार, ये पता नहीं क्या लफड़ा है इसका। रुको, गायब हो रही है सर। अब अजीब हो रहा है ये तो। अभी ठीक हो गया ना? अभी ठीक है। अजीब नहीं हो रहा? नहीं सर, बढ़िया है। बोलो बेटा, बोलो, क्या कह रहे थे? सर वो मैं कह रहा था सर। और भी कोई पूछ रहा था, और कोई बोल रहा है बीच में। सर वो आपने बताया ना सर, वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोले सर, वो सर वो अगर किसी सेल से एक इंसान को वापस बनाना हो तो फिर आपने कहा एक पोलीटोटीपोटेंसी, वो क्या होता है? टोटीपोटेंशियल एम्ब्रियो की, जैसे मान लो ह्यूमन एम्ब्रियो बना जाए, समझे ना? तो ह्यूमन एम्ब्रियो में अभी सेल डिफरेंशिएटेड नहीं, मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल जो ह्यूमन एम्ब्रियो के अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, उससे आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, पूरा ह्यूमन बना सकते हो। उनको हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। लेकिन जब हम पैदा हो जाते हैं तो उस तरह की टोटीपोटेंट सेल हमारी बॉडी में नहीं बनती। हमारी बॉडी में अनडिफरेंशिएटेड सेल जो बोन मैरो में है, उनसे पूरा का पूरा इंसान नहीं बनाया जा सकता। उनसे हम कोई ऑर्गन बना सकते हैं, तो उनसे मल्टीपल टाइप के ऑर्गन बना सकते हैं। उन सेल्स को हम प्लूरीपोटेंट सेल बोलते हैं। ठीक है, प्लूरीपोटेंट सेल। इसके बाद क्या होता है, हमारी हार्ट की सेल से हार्ट को ही डेवलप किया जा सकता है, किडनी की सेल से किडनी को ही डेवलप किया जा सकता है, स्किन की सेल को स्किन में ही डेवलप किया जा सकता है। उनको हम बोलते हैं मोनोपोटेंट सेल बोलते हैं उनको। अच्छा, ओके सर। ठीक है ना? तो पोटेंट जो जिसको हम बोलते हैं ना टोटीपोटेंसी, तो सेल 3 तरह की होती हैं, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मोनोक्लोनल। सर अगर हम हार्ट की जो सेल्स है उन्हें ले तो उससे हार्ट बन जाएगा एक? बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल आर्टिफिशियली। बिल्कुल आर्टिफिशियली बन जाएगा, और ये लीगल भी है। ऑर्गन क्लोनिंग तो की जा सकती है। सर फिर हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे होता है तो वो ऐसे ही होता है? नहीं बेटा, हार्ट ट्रांसप्लांट ऐसे नहीं होता। देखो, होता क्या है कि हार्ट के थोड़े से टिश्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद उनको एक्सटर्नल मीडियम में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद डैमेज वाला जो पार्ट होता है वहां पे चिपका देते हैं। थोड़े दिन बाद वो उन्हीं के साथ फंक्शन करने लगते हैं। इसको ट्रांसप्लांट कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा ऑर्गन बनाने के लिए आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, हमारी आपकी बात छोड़ो, नहीं आपके टाइम पे भी रहा होगा,
नहीं, आपके टाइम पे भी नहीं रहा होगा। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो जैसे बच्चा पैदा होते हैं तो उनकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं वहां पे। एक अलग से कंपनी है, ये कई सारी कंपनीज है, वो कंपनी क्या करती है, वो उनको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, कौन सा बैंक है, मैं भूल गया यार, अभी रिकॉल नहीं हो रहा मुझे। ठीक है, तो स्टेम सेल, हाँ स्टेम सेल बैंक, स्टेम सेल बैंक होती है। तो वो स्टेम सेल बैंक, तो वो क्या करती हैं, आपके बच्चे का एम्बिलिकल कॉर्ड ले जाएंगी और एम्बिलिकल कॉर्ड को अपने पास प्रिजर्व करके रखेंगे। कभी भी अगर फ्यूचर में कोई ऑर्गन खराब हो गया, कोई पार्ट खराब हो गया उस बच्चे का या उस बच्चे के भाई बहन का, ठीक है, तो उन सेल से दोबारा उस ऑर्गन को बनाया जा सकता है और रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम ये सेल प्रिजर्वेशन बैंक बोलते हैं। ओके काइनेटोकोर होता है क्रोमोसोम, नहीं आमना, कल बताया था मैंने लास्ट क्लास में बेटा, कल बताया था कल नहीं थे क्या? नहीं। अच्छा, कल आप थे नहीं, तभी तो। देखो मैंने बताया था कि ये हो गया क्रोमोसोम की जो आर्म्स होते हैं, वो ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के बीच में ये जो गांठ है ना, नॉट, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ कुछ प्लेट जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये प्रोटीन की बनी हुई प्लेट होती है, डिस्क प्लेट, ठीक है ना। ये जो डिस्क प्लेट होती है, इनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। समझ गए? और ये क्रोमेटिड आर्म्स है। ओके सर, समझ। सर ये आपने सर लास्ट में हमें टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस प्लस कार्योकाइनेसिस सब लिखना है। तो देखो ना, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद यहाँ से साइटोप्लाज्म पूरा डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। तो उसको हम सिर्फ टेलोफेज भी बोल सकते हैं ना? सिर्फ क्या बोल सकते हैं? टेलोफेज। हाँ, टीलोफेज ही बोलेंगे। मतलब टीलोफेज में ऐसा होता है, टीलोफेज वो फेज है जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है। सर और आपने वहां क्या लिखा है सर, वो अपोजिट पोल के ऊपर नीचे? और कहाँ पे ऑपोजिट पोल? सर वही लिखा है सर 6 वाले के पास सर, लेफ्ट में सर, लेफ्ट में ये मैंने लिखा है कि दे लाइक स्पिंडल पुल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, स्पिंडल पुल्स क्रोमोसोम टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। सर ये 6 वाला एक बार और बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। 6 वाले में क्या होता है कि देखो, ये दोनों ये यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए, जाने के बाद इनके चारों तरफ क्या होगा, एक वो बनने लगेगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगा, इधर दूसरा न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगेगा। तो क्या हुआ, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप बनने लगा, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुई तो उसको क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस हो गई। उसके बाद देखो बीच से यहाँ पे फरो क्रिएट हो रही है, फरो, ये फरो अंदर की तरफ जाने लगेगी और दोनों का प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, टीलोफेज में पहले न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाती है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, फिर प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है ओके सर, थैंक यू। ओके सर। सर एक बार G1 फेज के 3 ऑप्शंस बता दीजिए, वो मैं लिख नहीं पाई थी। अच्छा, G1 फेज के कि इंटरफेस के? एक सेकंड सर, G1 फेज के 3 ऑप्शंस जो आपने बताए। ठीक है, हाँ ठीक है, नोट करेंगे। एक तो सेल अगेन री इंटर इनटू सेल साइकिल, सेल री इंटर इनटू सेल साइकिल, डिवीजन साइकिल। दूसरा, इट डिफरेंशिएटेड and goes into G0 cycle. Third, it always remains hang. It always remains hang into. It always. एक मिनट से ये रिपीट कर दीजिए। It always remains hang into G1. ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। सर क्या है ये? हाँ,
नहीं, क्या जो था? बोला सर एक बार रिपीट कर दीजिए, इसलिए बोला था। क्या बोले अभी जो मैंने बोला? ये वो हाँ लिखवाया सर। था, ये वो लिखवाया तो था पहले। ये कर लिया सबने? सर एक मिनट। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए जी। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर प्रोफेज और कोमेटाफेज ये भी इंटरफेज में तो आएंगे ना सर? नहीं बेटा, ये तो एम फेज का पार्ट है ना, ये दे आर पार्ट ऑफ एम फेज, याद है ना? सर लेकिन उनका डिवीजन तो अभी तक होता नहीं है। इसको नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? फिर मैं बताता हूँ, रुको। कौन है पूछ रहा है? कौन है? कर लिया सर, कर लिया अरे सर। सर आपकी ना कोने, हाँ एक मिनट। अच्छा आमना। सर आपकी, सर हाँ सर एक मिनट सर शांत रहिए सर, कर्सर मत हिलाइए सर, वो जा रहा है बार बार, आ जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं हिला रहा, चलो। यस सर डन। टर्न सबका बन गया, सबका हो गया, ठीक है। करण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ठीक है। और ये क्या नाम है? स्वाति, अलीना, यस सर आ रहा है। यस सर। फातिमा, हमदा, हुदा, इल्मा, यस सर आ रहा है। सब लोग समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी आपको नीट में भी जरूरत होगी और इधर भी जरूरत होगी, ठीक है? ठीक, तो देखो चलो सबने नोट कर लिया है। देखिए मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी जो आप में से पूछ रहे थे कि ये कहाँ पर आएंगे, इंटरफेस में कैसे आएंगे, देखो मैं बताता हूँ, ये इंटरफेस में नहीं आएंगे भाई यार। मैंने आपको कल डायग्राम दिखाया भी था आपको, ये देखो मैंने आपको बताया था इंटरफेस तो ये है, सिर्फ इंटरफेस तो सिर्फ यहां से यहां तक है, ठीक है? उसके बाद ये आती है ना माइटोटिक फेज, तो ये है येलो वाली माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज के ये पार्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज के बाद दो डॉटर सेल बनी। अब जो दो डॉटर सेल बनी, ये एक डॉटर सेल मैंने कल बताया था, एक डॉटर सेल दो में कन्वर्ट हो गई। अब इन दोनों के पास ऑप्शन है, या तो ये दोबारा इस सेल में सेल साइकिल में एंटर कर जाएं, और अगर इस सेल साइकिल में एंटर नहीं करती तो बाहर निकल के डिफरेंशिएट हो जाती है। या तो ये दोबारा से डिवाइड होना शुरू कर दें, साइकिल में एंटर कर जाएं। दूसरा, या तो यहीं पे पॉज हो जाए, हैंग हो जाए। तीसरा, ये डिफरेंशिएट हो जाए। क्लियर आमना? यस सर समझ आ गया। ठीक है। अब चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है ना इसको, राइट? वरना सिर्फ प्रोफेज हो पाएगा। अभी कोई डाउट हो तो और पूछ लीजिए, क्योंकि अभी 7-8 मिनट में हो नहीं पाएगा, ठीक है? इसकी सभी फेजेस सर प्रॉपर्ली एक क्वेश्चन था। जी बताइए। जी जी बोलिए सर बोलिए। एक क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा था कि जो स्केलेटन होता है वो ब्लड सेल्स बनाता है। स्केलेटन नहीं है एक्चुअली, ये जो हमारी बोन्स होती है ना, ये तो बोन्स जितनी हमारी लार्जर बोन होती है, वो अंदर में यहाँ पे आपने देखा होगा कि इन जगहों पे बीच में स्पेस होता है। इस स्पेस में एक जेल जैसा स्ट्रक्चर पड़ा होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं, है ना? कुछ लोग यस सर यस मुर्गे की टांग चूस जाते हैं, वो बोन मैरो चूसने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना? कुछ ह्यूमंस उसी को चूसते रहते हैं। तो वो जो बोन मैरो होता है ना, इस बोन मैरो में ही क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलेशन में, और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर के इसी के अंदर हमारा ब्लड बनता है। सबसे ज्यादा ब्लड हमारे थाई में बनता है, थाई वाली जो फीमर वाली हड्डी है ना, उसकी बोन मैरो में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीमियोपोसिस। समझ गए? यस सर। सर और ये ब्लड शुगर भी रेगुलेट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का रेगुलेशन भी करता है। कौन? ये बोन मैरो? नहीं सर, मतलब मैंने ये इसके साथ ये भी पढ़ा था कि ब्लड सेल्स तो बनते ही हैं और उसके साथ साथ वो ब्लड शुगर की भी रेगुलेशन वो करता है। नहीं 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 नहीं, वो काम पैंक्रियास का होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, और मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा हाँ उसमें भी। सर वही मुझे कंफ्यूजन था। नहीं 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 नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, हमारी जितनी ग्लैंड्स हैं उनको तो कंट्रोल करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद बाकी जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा पैंक्रियाज, उससे इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन कंट्रोल करता है शुगर के लेवल को, ठीक है ना? तो वो एंडोक्राइन का पार्ट है, जी ठीक है? हाँ,
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, सर एक चीज और सर, पूछ लूं? हाँ बताओ 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 बताओ, बोलो 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 सर जाने दो। आरएनए और डीएनए में सिर्फ यही फर्क होता है सर, जो डीएनए होता है वो सेल का डीएनए होता है और जो आरएनए होता है सर वो राइबोसोमल डीएनए होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली डीएनए क्या आता है, आप समझो डीएनए क्या है। डीएनए न्यूक्लियस पे रहता है। अब डीएनए वैसा है कि जैसे मान लो मैं रूम के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मैं डीएनए हूँ और रूम मेरा न्यूक्लियस है। अभी क्या है कि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो रूम से बाहर नहीं जा सकता। अगर मुझे पानी पीना है तो मैं किसी ऑफिस बॉय को बुलाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि आप एक काम करो, जा करके बाहर से एक बिस्लरी की बोतल ले। उसे नहीं पता बिस्लरी किस बला का नाम है ना, ऑल दैट। वो क्या करेगा, मेरी बात को सुनेगा, जाएगा दुकानदार से बोलेगा कि भैया एक बिस्लरी की बोतल में ना सर मंगा रहे हैं, ठीक है, तो वो बिस्लरी की बोतल लेकर के आ जाएगा, राइट। सो वो जो लड़का जिसको मैंने मैसेज किया वो मेरा आरएनए था, ठीक है ना, मैं डीएनए हूँ। डीएनए के मैसेज को पढ़ने वाला आरएनए होता है, ठीक, कंट्रोल डीएनए ही करता है, आरएनए सिर्फ डीएनए की बात को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके सर। खास फेल, आई नेवर प्ले एनी तो वो प्रोसेस आउटडोर आपने क्या लिखा है? गेम। सर चेन्नई सुपर किंग। अरे मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। हाँ क्या करो, क्या पूछा? सर वो जो हेमियोपोइसिस। ओके सर, थैंक यू। G naught phase, हाँ हुदा, G naught phase is a part of नहीं, G naught phase is not part of mitotic phase. G naught phase is part of interphase. ओके सर। डन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट, Bye, बाय sir. बाय। बाय सर, बाय थैंक यू। सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।